प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पिछली कक्षा में हमने आपके बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम पत्र में प्रचलित पंचतंत्र नामक पुस्तक का अध्ययन किया। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आपके सिलेबस में जो संचालित पाठ्यक्रम है उसमें कुछ छंद हैं। छंद, उनके उदाहरण और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक। तो हम बात करेंगे आज छंदों की। छंद किसे कहते हैं, छंद की आवश्यकता क्यों है और कौन कौन से छंद हैं। देखिए, किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है सामान्य गद्य और एक होता है पद्य। इन दो शैलियों के अंदर विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, पुस्तकें लिखी गई। गद्य और पद्य का जो मुख्य भेद है वो यही है कि गद्य के अंदर एक लय, एक ताल नहीं होती है। हम अपनी बात को विस्तार पूर्वक कह सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास शब्दों की या कुछ विशेष शैली की आवश्यकता नहीं पड़ती लिखने के संबंध में। लेकिन बात अगर पद्य की करें तो उसके अंदर एक लय होती है, एक ताल होती है, एक गति होती है और ये गति हमें उस विषय के प्रति आकृष्ट करती है या यूँ कहें कि हमारी स्मृति में उसे चिरस्थायी करती है। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसके अंदर जो भी संवाद है वो गद्य में होता है, वो हमें याद नहीं रहता, लेकिन उसके जो गीत होते हैं वो पद्य में होते हैं, जिसके कारण हमें देखने वाले को, सुनने वाले को आनंद प्राप्त होता है और दूसरी ओर वो हमारी स्मृति के अंदर चिरस्थायी हो जाते हैं। तो ये हमारा प्राकृतिक योगदान है, हमारे शरीर के अंदर एक प्राकृतिक क्षमता है कि जो चीज़ लय ताल में, जो पाठ्यक्रम या जो विषय वस्तु लय ताल में प्रस्तुत की जाए उसको हमारा मस्तिष्क लंबे समय तक याद रखता है और उसको पढ़ने में, उसको याद करने में आनंद की प्राप्ति भी होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो प्राचीन लेखक हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जो कही गई बातें हैं, जो भी उन्होंने ज्ञान विकसित किया, जो भी उन्होंने पुस्तकें लिखी, वो पद्य में लिखी। पद्य में इसलिए कि पहले लिपि का आविष्कार इतना नहीं था और जो विषय वस्तु थी उसको हमें केवल श्रुति के माध्यम से याद रखना पड़ता था। तो पद्य के अंदर, हमारे संस्कृत साहित्य के अंदर विशेष शोध हुए हैं और छंद की एक लंबी परंपरा का विकास हुआ है। तो हमने जाना कि छंद क्या है। छंद वस्तुतः है किसी भी विषय वस्तु को एक लय में, ताल में प्रस्तुत करने की शैलियाँ हैं कि और वो शैलियाँ किस किस प्रकार से हैं उसका हम आज वर्णन करेंगे। देखिए, वेदों के अंदर एक बात कही गई है, छंदः पादौ तु वेदस्य। वेद के मुख्यतः 6 अंग बताए गए हैं और उन 6 अंगों के अंदर जो छंद है उसको पैर कहा गया है। पैर गति का काम करता है। ठीक इसी प्रकार से छंद के माध्यम से गतिशीलता आती है, विषय वस्तु आगे बढ़ती है। तो छंद को क्या बताया? पैर। यूँ तो वेदों के अंदर विभिन्न प्रकार के छंदों को बताया गया है, लेकिन सबसे जो प्रामाणिक पुस्तक है वो है पिंगल की छंद शास्त्र। उसके बाद भी तमाम छंद विषय ग्रंथों की रचना हुई और आज हम छंदों की अगर बात करें तो छंदों का जो विभाजन है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया गया है। वर्ण, वृत्त। वृत्त का मतलब ही छंद होता है और मात्रिक। वर्ण और मात्रिक, इनमें भेद क्या है? देखिए, वर्ण वृत्त का मतलब है जिन छंदों की रचना वर्ण के आधार पर होती है, अर्थात अक्षरों के आधार पर होती है। तात्पर्य है कि उनके अंदर अक्षरों की संख्या सीमित होती है, निश्चित होती है कि किस चरण के अंदर कितने अक्षर होने चाहिए। अगर हम चरणों की बात करें तो देखिए, छंद के अंदर या श्लोक के अंदर मुख्यतः 4 चरण होते हैं। 4 चरण में 4 लाइनें समझ लीजिए। तो जिन छंदों की रचना में वर्ण का विशेष महत्व है, अक्षरों की संख्या वो निश्चित उनका एक स्थान है, उन्हें हम कहते हैं वर्णवृत्त। और दूसरे होते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंदों के अंदर मात्राओं का विशेष महत्व है।
कितनी मात्राएं होनी चाहिए और किस प्रकार से उनका छंदों में हम प्रयोग करते हैं। वर्ण वृत्तों की बात करें, जैसे इंद्र, इंद्र वज्रा इत्यादि बहुत से हैं। मात्रिक आर्या। छंद के विभाजन और उसके प्रकारों को समझने से पहले हमें कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों को भी समझना पड़ेगा। जैसे मात्राओं की अगर बात करें तो मात्रा कौन सी होंगी? लघु और दीर्घ। लघु की होती है एक मात्रा और दीर्घ की होती है दो मात्रा। अब इनका निर्धारण कैसे होगा? लघु को हम ह्रस्व भी कहते हैं और दीर्घ इन मात्राओं को निर्धारण कैसे होगा उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। ये 5 वर्ण है, 5 स्वर है, ए, ई, उ, री और ली। इन पांचों स्वरों की ह्रस्व कहते हैं, उनकी एक मात्रा होती है। इसका चिन्ह इस प्रकार से है। ये स्वर स्वतंत्र रूप से या किसी व्यंजन के साथ संयुक्त होने पर इसी मात्रा का प्रकाशन करेंगे। जैसे ए, ये स्वतंत्र रूप से अगर लिखा गया है तो भी इसकी एक मात्रा है। और कै, कै प्लस ए बराबर कै, इसकी भी एक मात्रा है, अर्थात ये भी लघु है। ठीक इसी प्रकार से आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ, ये दीर्घ स्वर है। इन दीर्घ स्वरों की दो मात्राएं होती हैं, जिसके लिए ये निशान होता है। जैसे हमने ह्रस्व स्वरों के अंदर देखा है, ठीक उसी प्रकार से जब ये दीर्घ स्वर किसी व्यंजन के साथ संयुक्त होंगे, जुड़ेंगे, तो उसकी भी वैसी ही दीर्घ मात्रा होगी। जैसे कै प्लस आ, तो ये हो गया का, ये दीर्घ हो गया। तो ध्यान दीजिएगा दोबारा, स्वर, ह्रस्व स्वर ए, ई, उ, री, ये 5 स्वर स्वतंत्र रूप से या किसी व्यंजन के साथ संयुक्त जुड़ने पर ये ह्रस्व स्वर कहलाएंगे, उसकी एक मात्रा होगी। ये दीर्घ स्वर स्वतंत्र रूप से या किसी व्यंजन के साथ संयुक्त होने पर दीर्घ कहलाएंगे और इनकी दो मात्राएं होंगी। इसके अलावा भी दीर्घ का विधान है संयुक्ताक्षर। जैसे विश्व, जब कभी भी ह्रस्व स्वर के बाद में केवल व्यंजन या अर्ध अक्षर अपन जिन्हें कहते हैं सामान्यतः, वो आता है तो उसको दीर्घ कहेंगे, न कि ह्रस्व। देखिए, सामान्यतः ई क्या है? ह्रस्व, तो वी क्या हो गया? ह्रस्व, उसकी मात्रा हो गई 1। लेकिन चूंकि इसके बाद में केवल व्यंजन है, स्वर रहित या यूं कहें अर्ध अक्षर, इस कारण से ये क्या हो जाएगा? दीर्घ। दूसरी बात, अनुस्वार। जिस शब्द की, जिस अक्षर के ऊपर, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार रहेगा, उसकी भी दीर्घ संज्ञा होगी। और विसर्ग, जिस वर्ण के बाद में विसर्ग आएगा तो उसकी भी क्या होगी? दीर्घ संज्ञा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर, संयुक्ताक्षर से पहले वाला वर्ण, अनुस्वार वाला और विसर्ग वाले, ये सब दीर्घ कहलाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज हमने इस कक्षा में क्या समझा कि छंद उत्पत्ति कहाँ हुई और इसकी आवश्यकता क्यों हुई, और छंदों के कौन से प्रकार होते हैं,
वर्णवृत्त और मात्रिक छंद। जब हम मात्रिक छंदों की बात करते हैं तो मात्रिक छंदों के अंदर किस प्रकार से उनका निर्धारण होता है, मात्राएं क्या होती है, लघु क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, कौन से वर्ण दीर्घ होते हैं, कौन से वर्ण लघु होते हैं। अब हम कल जो आपके कोर्स में विशेष छंद दिए गए हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।